बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह पर ऑनलाइन मीटिंग से आईडीएफ ने लोकेशन ट्रैक की। हिजबुल्लाह के कमांडर जूम मीटिंग कर रहे थे और तभी 10 मिनट के अंदर 100 ठिकानों पर आईडीएफ की स्ट्राइक सामने आई। इंटेलिजेंस वॉरफेयर का नया एंगल इसमें सामने आया है और कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन जूम मीटिंग चल रही थी उसको हैक करके लोकेशन जो है वो ट्रैक किया गया और उसके बाद अटैक किया गया। लेकिन इसमें भी सवाल यह है कि आखिर जब जूम लोकेशन के ट्रैक करके अटैक किया गया तो फिर आम लोगों की जान कैसे चली गई? यह अटैक मिस हो गया, यह अटैक इतनी प्रिसाइज नहीं थी। इससे इजराइल पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि दुनिया सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जादू की छड़ी घुमाई और महायुद्ध रुक गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही थी। ट्रंप की निगोशिएशन टीम रवाना ही होने वाली थी। खबर आई कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख को मार दिया। सवाल उठता है आखिर कैसा सीज़फायर है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू शांति के दुश्मन बन चुके हैं? जब अमेरिका शांति की बात कर रहा है तो नेतन्याहू बम बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, जबकि नेतन्याहू को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एनर्जी को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है, एक एक व्यक्ति की क्या स्थिति हो रही है। क्या इजराइल नहीं चाहता कि दुनिया में शांति आए, लोगों को उनके जरूरत का सामान मिले? क्या ये नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में गोलियां चलनी बंद हो, मासूमों की जान जानी बंद हो? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आर पार की लकीर खींच दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब एक का चुनाव करना होगा, या तो इजराइल को लगाम लगाओ या अगले नरसंहार के लिए तैयार हो जाओ। जंग के मैदान से आई इस खबर ने सीज़फायर के गुब्बारे की हवा निकाल दी। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े चेहरे को मिटा दिया। ये खबर ईरान के लिए किसी परमाणु धमाके से कम नहीं। क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि हिजबुल्लाह पर आंच आई तो समझौता भाड़ में जाए। सवाल अब नेतन्याहू की मंशा पर उठ रहे हैं। आखिर नेतन्याहू चाहते क्या हैं? जब दुनिया अमन की दुआ कर रही है तब नेतन्याहू युद्ध की आग को और क्यों भड़का रहे हैं? क्या नेतन्याहू को लगता है कि जंग ही उनकी सत्ता को बचा सकती है, या फिर वो जानबूझकर ट्रंप के शांति मिशन को फेल करना चाहते हैं? जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू हर वक्त वॉर मोड में रहते हैं और सीज़फायर का उल्लंघन करना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अब अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। अरागची की आवाज में तेजी है और लहजे में चेतावनी। उन्होंने साफ कह दिया कि सीज़फायर की शर्तें शीशे की तरह साफ हैं। अमेरिका बताए वो क्या चाहता है। अगर जंग चाहिए तो हम तैयार हैं, और अगर सीज़फायर चाहिए तो लेबनान पर इजराइल की बमबारी फौरन बंद करानी ही होगी। एक तरफ ट्रंप की टीम पाकिस्तान पहुंचने वाली है ताकि शांति का रास्ता निकाला जा सके। दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान को खंडहर बना रहे हैं। यह विरोधाभास बता रहा है कि वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच तालमेल पूरी तरह टूट चुका है। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर भीषण पलटवार करेंगे। यानी फिर से इजराइल पर बमबारी होगी, फिर से सायरन गूंजेंगे, फिर से वही लाशें गिरेंगी। नेतन्याहू की एक जिद ने पूरी शांति प्रक्रिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। अगर अमेरिका ने इजराइल को अभी नहीं रोका तो अंजाम ऐसा होगा कि खुद सुपर पावर अमेरिका भी इसे संभाल नहीं पाएगा। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ट्रंप को यह तय करना होगा कि वो दुनिया के लिए शांति दूत बनना चाहते हैं या फिर इजराइल के लिए युद्ध के साथी। अरागची की लकीर बहुत गहरी है। या तो लेबनान पर हमला रुके या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगेगी। नेतन्याहू की वॉर हंगर क्या इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है आयतुल्लाह खामनेई के शोक में उमड़ा जौन सैलाब। आयतुल्लाह खामनेई
कि शोक का यहाँ पर एक तरह से मसला बुलाया गया था। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन भीड़ के बीच में नजर आए। 40 दिन पूरा होने के बाद शोक मनाने के लिए उतरे ईरानी। तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 28 फरवरी को आयतुल्ला खामेनेई के इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूरे ईरान में शोक की लहर देखी गई। दुनिया सो रही थी, ट्रंप जश्न मना रहे थे, लगा सीजफायर हो गया। लेकिन 8 अप्रैल 2026 की सुबह जब सूरज निकला तो ईरान के लावन आइलैंड से धुएं का वो गुबार उठा जिसने सफेद झंडे को काला कर दिया। ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ। शक की सुई एक ही नाम पर टिकी है, यूएई। जी हां, वही यूएई जो शांति समझौते से खुश नहीं था। आखिर सीजफायर के चंद घंटों बाद अरब के इस मुल्क ने ईरान के कलेजे पर मिसाइल क्यों दागी, और क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म है? एक रिपोर्ट देखते हैं। 8 अप्रैल 2026 सुबह के 10 बजे जब ईरान अपनी बंदूकें साफ कर रहा था, तब रडार पर कुछ ऐसा दिखा जिसने रूह कपा दी। यूएई के मिराज 2009 फाइटर जेट्स ने आसमान का सीना चीरते हुए ईरान के लावन आइलैंड को निशाना बनाया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये थी $3.2 बिलियन की वो ताकत जिसे ब्लैक शाहीन क्रूज मिसाइल ने और भी घातक बना दिया। रडार को चकमा दिया, एयर डिफेंस को बौना साबित कर दिया और फिर धमाका हो गया। लावन की तेल रिफाइनरी आग के दरिया में बदल गई। ईरान की सरकारी कंपनी NIORDC चीखती रह गई, लेकिन तब तक मिराज अपना काम कर चुके थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका मकसद था ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना। लेकिन ईरान चुप रहने वाला नहीं था। जैसे ही लावन जला, ईरान के मिसाइल साइलो खुल गए। यूएई, कुवैत और बहरीन पर ड्रोन की बारिश कर दी गई। कुवैत ने 28 ड्रोन गिराने का दावा किया तो यूएई ने 17 बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने की बात कही। लेकिन सीजफायर वो तो उसी वक्त दफन हो गया जब लावन की पहली चिमनी गिरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान से बड़ी खबर है। अरबईन के मौके पर खामनेई को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई है। क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान में शोक और संदेश दोनों बड़े पैमाने पर दिए गए। बड़े पैमाने पर जुलूस और कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया। ईरान में धार्मिक सभाओं और जुलूस का भी आयोजन हुआ है। ईरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे और अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को याद किया। तस्वीरें आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं किस तरह से 40 दिन के बाद आयतोला अली खामनेई को वहां की जनता ने याद किया। ईरान की लावन रिफाइनरी पर हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, 55 साल पुरानी दुश्मनी का वो ज्वालामुखी है जो अगर भड़क गया तो पूरे मिडिल ईस्ट को राख होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। यूएई के मन में 30 नवंबर 1971 की तारीख आज भी ददक रही है जब ईरान की शाही नौसेना ने उसके 3 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, अबू मूसा और तुनब द्वीप। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये होर्मुज की वो चाबी है जिसे ईरान दुनिया की तेल सप्लाई को कंट्रोल करता है। आज यूएई ने सीजफायर को न मानकर यह साबित कर दिया कि उसे शांति नहीं बल्कि अपने वो 3 द्वीप वापस चाहिए जिसे 1971 में लिया गया था। तीस नवंबर 1971
जब ब्रिटेन खाड़ी छोड़ रहा था, तब ईरान ने छल से अबू मूसा, ग्रेटर तुनब और लेसर तुनब पर कब्जा किया था। 55 साल बीत गए, लेकिन यूएई ने ये अपमान नहीं भुलाया। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ये द्वीप ना डूबने वाले विमान वाहक हैं। ईरान ने यहाँ मिसाइलों का जाल बिछा रखा है, जो पूरी दुनिया की 40% तेल शिपिंग को बंधक बना सकते हैं। यूएई के एम्बेसडर यूसुफ अल ओतैबा ने सीजफायर के दिन ही इशारा कर दिया था कि सिर्फ जंग रुकना काफी नहीं है, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह होनी ही चाहिए। यूएई अब इजराइल का वो दोस्त है जो अरब देशों की नजरों में ट्रोजन हॉर्स बन चुका है। सऊदी अरब के जानकार कह रहे हैं कि यूएई इजराइल की गोद में बैठकर अपनों से ही लड़ रहा है। लेकिन खेल पलट चुका है। ईरान ने लावन का बदला लेने के लिए यूएई के फुजैरा ऑयल जोन को दहला दिया। आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि अगर होर्मुज पर खतरा आया तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की शांति प्रक्रिया अब रद्दी का टुकड़ा है, क्योंकि जंग अब जमीन की नहीं, जमीर और उन 3 जजीरों की है जिनका हिसाब खून से लिखा जा रहा है। नौ अप्रैल 2026 की ये सुबह बताती है कि खाड़ी में शांति एक भरम है। यूएई ने सीजफायर की चादर उतारकर फेंक दी है और ईरान ने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं। ये 3 द्वीप अब विश्व युद्ध का नया केंद्र बनने वाले हैं। क्या अमेरिका यूएई को रोकेगा या फिर इस आग में खुद घी डालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान से बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के पक्ष में बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हुआ है। इजरायली हमलों का विरोध किया गया है। हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायल से बदले की मांग कर रहे हैं। ईरानी आईआरजीसी से हमलों का बदला लेने की गुजारिश कर रहे हैं। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया है और कहा है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं और आईआरजीसी को इजरायल से बदला लेना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही ईरान है जहां इजराइल और अमेरिका रिजीम चेंज कराने के लिए निकले थे, लेकिन अब उसी ईरान के अंदर उन्होंने उसी रिजीम को ऐसा लगता है आने वाले 10-20 साल के लिए और पुख्ता कर दिया है। जरा सुनवाते हैं। लेकिन साल 2026 की सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के दिमाग से निकल कर आई है। तो अमेरिका, जो खुद को दुनिया का थानेदार कह रहा था, अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। प्रतिष्ठित अमेरिकी सर्वे एजेंसी गैलप के ताजा सर्वे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हकीकत यह है कि उनके कार्यकाल में अमेरिका की वैश्विक छवि अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वो कर दिखाया है जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर ग्लोबल लीडरशिप की रैंकिंग में बढ़त हासिल कर ली है। मिडिल ईस्ट की जंग और ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने दुनिया को अमेरिका से दूर और चीन के करीब ला खड़ा किया है। तो क्या ड्रैगन दुनिया का नया सरताज बन गया और अमेरिका की चौधराहट खत्म? आइए देखते हैं।
ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलते भूगोल और राजनीति की सबसे बड़ी गवाही है। गैलप वर्ल्ड पोल ने 130 देशों के लोगों से पूछा कि उन्हें किसका नेतृत्व पसंद है। जवाब जो आया उसने वाशिंगटन की नींव हिला दी। चीन को मिली 36% की अप्रूवल रेटिंग, जबकि सुपर पावर अमेरिका महज 31% पर सिमट गया। आंकड़ों की बाजीगरी देखिए। साल 2024 में अमेरिका की रेटिंग 39% थी, जो 2025 में गिरकर 31 पर आ गई। वहीं चीन ने 32 से छलांग लगाकर 36 पर कब्जा कर लिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका की इमेज का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर गया। जानकारों का मानना है कि ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका का पक्षपाती रवैया और ट्रंप की धमकियों ने दुनिया के मन में नफरत भर दी है। अमेरिका के प्रति अस्वीकृति दर यानी कि डिसअप्रूवल रेटिंग 48% तक पहुंच चुकी है, जो इतिहास में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। लोग अब अमेरिका को शांति दूत नहीं, बल्कि युद्ध भड़काने वाला मुल्क मानते हैं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग का ड्रैगन चुपचाप अपनी पैठ बना रहा है। चीन की अस्वीकृति दर 37% पर स्थिर है। पिछले 20 सालों में ये पहली बार है जब चीन ने अमेरिका को नेतृत्व के मामले में इतनी बड़ी मात दी है। जहां अमेरिका धमकियां दे रहा है, वहीं चीन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहा है। इस सर्वे में 4 बड़ी शक्तियां अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी को परखा गया, लेकिन मुकाबला अब सिर्फ 2 के बीच रह गया है। अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है और दुनिया अब एक नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां केंद्र में वाशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की साख को लगा ये धक्का सिर्फ उनकी व्यक्तिगत हार नहीं है, बल्कि अमेरिकी सुपर पावर के अंत की शुरुआत मानी जा रही है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। गैलप का ये सर्वे बता रहा है कि दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका की बादशाहत की चमक फीकी पड़ गई है और ड्रैगन की दहाड़ अब 7 समंदर पार सुनाई दे रही है। ट्रंप ने अमेरिका को महान बनाने का वादा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसे अकेला कर रहे हैं। क्या अमेरिका अपनी ये खोई हुई साख वापस पा सकेगा, या फिर 2026 का ये साल इतिहास में अमेरिकी युग के अंत के तौर पर दर्ज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की आग में 40 दिनों तक बारूद बरसता रहा। इजराइल और ईरान आमने सामने थे। अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा चौधरी बना हुआ था। दुनिया को लगा कि ट्रंप इस युद्ध से अमेरिका को सुपर पावर नंबर 1 बना देंगे, लेकिन आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगा। युद्ध की आग मिडल ईस्ट में लगी, लेकिन रोशनी मॉस्को में हुई जब हॉर्मुज की घेराबंदी हुई और वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई रुकी, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और यहीं से शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रिपोर्ट्स कहती है कि तेल की बढ़ती कीमतों की बदौलत रूस के खजाने में 45 अरब से लेकर 151 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त इनकम होने जा रही है। यानी दुनिया महंगाई से करहाती रही और रूस तेल बेचकर नोट छापता रहा। अब बात ड्रैगन की। चीन ने इस युद्ध में वो किया जिसे कूटनीति का गोल्डन रूल कहते हैं। जब ईरान पर पाबंदियां बढ़ी, वो अलग थलग पड़ा, तो चीन ने ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस का सौदा पक्का कर लिया। युद्ध के संकट के बीच चीन को कौड़ियों के भाव ऊर्जा मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। इतना ही नहीं, रूसी बाजार से जब पश्चिमी कंपनियां भागी, तो वहां चीनी कारों
मोबाइल और लैपटॉप का कब्जा हो गया। बिना युद्ध लड़े चीन ने दो देशों के बाजारों को अपनी जेब में डाल लिया। फायदा सिर्फ पैसों का नहीं, रणनीति का भी हुआ। इस जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ट्रंप को अपने सैन्य संसाधन, खुफिया एजेंसी और राजनीतिक ताकत को इजराइल ईरान के बीच झोंकना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन में रूस को खुली छूट मिल गई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को राहत। अमेरिका जब खाड़ी में उलझा था, तब चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अमेरिका दो मोर्चों पर फंसा और रूस चीन अपनी अपनी चालें चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर पर क्यों राजी हुए? क्योंकि अमेरिका का $80 बिलियन यानी 80.4 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त थी और उधर रूस चीन मजबूत हो रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल साबित हुआ, जहां खर्चा अमेरिका ने किया और मुनाफा उसके प्रतिद्वंदियों ने उठाया। आज अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर है और रूस चीन वैश्विक शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे हैं।